हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NEP 2020, राइट। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पहले जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर था या है अभी तक, जो कि है 10+2, राइट, स्कूल लेवल पे। दैन उसके बाद जो है ये इस पॉलिसी के लागू होने के बाद जो है अब किस करिकुलर स्ट्रक्चर में जो है बदल जाएगा। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि हायर एजुकेशन में जो है क्या क्या और परिवर्तन आने वाले हैं, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, हम इन दोनों के ही बारे में जो है बात करेंगे। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कब आई है, ठीक है, और किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पाएंगे तो ये जो है 29 जुलाई 2020 शाम 4 बजे नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली से दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। जो कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है प्रकाश जावड़ेकर एंड डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, राइट। अब इस NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का मेन मकसद ये है कि जो स्कूल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, राइट, इसमें जो है किस तरह जो है और ज़्यादा सुधार किया जाए। और लिंक भी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जो कि है PIB का लिंक, राइट। वहाँ से आप इस पूरे पोस्ट को पढ़ सकते हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 29 जुलाई को, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे, जहाँ से आप जो है उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, राइट। और जो यहाँ इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन ली गई है वो अलग अलग वेबसाइट से और PIB से जो है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके जो है ये जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। NEP 2020 ये हमारी पुरानी जो पॉलिसी थी, जो थी NPE 1986, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये उसको रिप्लेस करेगी, राइट। और अभी तक जो है उस पॉलिसी का, जो कि NPE 1986 जो है पॉलिसी, उसके अभी जो है 34 साल हो चुके हैं, राइट। अभी तक जो हम HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, ठीक है, इस मिनिस्ट्री को, जो एजुकेशन से रिलेटेड थी, एंड अब जो है इसका रीनेम जो है वो हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका किस किस तरह जो है विकास हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1948 से लेकर 1949 तक जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, राइट। उसके बाद जो था 1952 से लेकर 1953 तक वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राइट। उसके बाद एजुकेशन कमीशन आया था 1964 से 1966 तक, वो था अंडर डॉक्टर DS कोठारी, राइट। देन उसके बाद आया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है, 1968। उसके बाद ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था 1968, इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन हुआ था, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था, जो था NPE 1986, ठीक है। तो यही जो पॉलिसी है वो अभी तक जो है चली आ रही है, ठीक है, जो था 10+2 वाला। तो इसमें क्या हुआ था कि NPE 1986 जो था 1992 में जो है इसे मॉडिफाई किया गया था। यहाँ पे कमिटी आई थी जो थी TSR सुब्रमण्यम कमिटी, ठीक है, रिपोर्ट जो थी 27 मई 2016। उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट थी 31 मई 2019 को। इस NEP 2020 को बनाने के लिए जो है किन किन जगह से जो है कंसल्ट किया है, ठीक है, तो वो जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं जहाँ से जो है इसके बारे में पूछा है या परामर्श लिया गया है, ठीक है। और 6600 ब्लॉक्स हैं, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। 6000 ULBs हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ से जो है इन सभी के लिए जो है इसके लिए राय ली गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्राफ्ट NEP 2019 समरी जो है वो 22 भाषाओं में और ऑडियो बुक में भी है। यहाँ पे एजुकेशन डायलॉग भी हुआ है विद MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ। एंड साथ में ही जो है यहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग जो की गई है वो है CABE के साथ, ठीक है, स्पेशल मीटिंग ऑफ CABE। CABE का मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये जो हुआ था वो
21 सितंबर 2019 को। एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी भी आई थी जो थी ऑन HRD, ठीक है, जो थी 7 नवंबर 2019, राइट। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं मेजर रिफॉर्म्स, यानी कि क्या क्या प्रमुख सुधार हुए हैं स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एम ये है कि जो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो क्या होनी चाहिए, उसमें 100% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, यानी GER हमारा कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए बाय 2030, यानी 2030 तक इन स्कूल एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होता है यानी GER, इसका मतलब होता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है कितने एनरोल हुए हैं किसी भी स्कूल में, ठीक है। तो ये जो है हमारा 100% होना चाहिए 2030 तक। 2 करोड़ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ द स्कूल हैं, उन्हें वापस से जो है मेन स्ट्रीम में लाना थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम, राइट। तो ये भी जो है इसका एक बड़ा एम है। पहले हमारा था करिकुलर जो स्ट्रक्चर था वो था हमारा 10+2, अब जो है वो है 5+3+3+4, ठीक है। अब इसके बारे में जो है मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ इसका मतलब है क्या। इसमें ये कहा गया है कि 5+3+3+4 जो है वो अब जो एज है किसी भी बच्चे की 3 साल से 18 साल तक का जो बच्चा होगा वो इसके अंतर्गत जो है आ जाएगा, ठीक है। करंटली जो अभी जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 6, यानी कि जो 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अभी हमारा एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है उसमें 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि एज क्लास फर्स्ट बिगिनस एट एज 6, यानी कि अभी जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है उसमें 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि 10+2 जो स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो क्लास फर्स्ट में जो बच्चे आते थे वो जब 6 साल के हो जाते थे तब आते थे, ठीक है, तब वो क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते थे। जबकि अब जो न्यू पॉलिसी आएगी 5+3+3+4, उसमें क्या होगा, बच्चे जो हैं 3 से ही, जो 3 साल का बच्चा होगा वो भी जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा और 18 साल तक जो है वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें बताया गया है। एंड साथ में ये आप देख पाएंगे यहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग, यानी ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं ECCE, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम एज 3 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि जो 3 साल से जो बच्चे इसमें लिए जाएंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आएंगे उसे हमने क्या कहा है, वो कहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो है ECCE, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखनी है बात। तो ये जो है इस तरह है 5+3+3+4, यानी कि 5 साल जो होंगी स्टार्टिंग की वो, उसमें 3 साल तो होंगी हमारी प्री प्राइमरी स्कूल की, देन उसके बाद ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद अगले जो 3 साल होंगे जो कि हमारा होगा लेटर प्राइमरी, उसमें होंगे ग्रेड 3, 4 और 5। उसके बाद अगले जो 3 साल होंगे उसमें होगा हमारा अपर प्राइमरी जो कि होगा ग्रेड 6, 7 और 8, ठीक है, 8 तक। फिर उसके बाद जो 4, यानी कि 4 ईयर्स है, यानी 4 साल जो होंगे अगले वो होंगे हमारे सेकेंडरी स्टेज के लिए, जो कि होंगे ग्रेड 9, 10, 11 और 12 के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि 6th क्लास से बच्चा जो है कोडिंग की क्लासेस लेगा या कोडिंग उसे जो है सिखाई जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो है उसका माइंड जो है एक मैथमेटिकल या एक साइंटिफिक तरीके से जो है डेवलप हो। यहाँ पे जो है अब कोई भी ऐसा कोई सेपरेशन या अलग अलग स्ट्रीम नहीं होगी अब, ठीक है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा कि जिसको भी कोई भी सब्जेक्ट पसंद है वो ले सकता है। जैसे साइंस वाला जो स्टूडेंट है अगर उसे म्यूज़िक लेना है, फैशन लेना है तो वो ले सकता है ना। आर्ट वाले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है। तो इस तरह जो है वो साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के साथ जो है वो ले सकेगा। बट उसके लिए जो है अभी ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि किस तरह जो है उसके लिए
रूल्स बनेंगे, ठीक है। तो वो पॉलिसी आने के बाद ही जो है हमें पता लग पाएगा। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th, ठीक है, जो आपको बताया गया कि कोडिंग के द्वारा होगा। बट इसके साथ साथ क्या होगा कि 6th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या कर सकेंगे, अब इंटर्नशिप भी कर सकेंगे, किसी भी काम को सीख सकेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि उस लेवल पे ही बच्चों को जो है पता लग जाए कि आखिर काम कैसे होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आए उन्हें भी। यहाँ पे अब ये भी एक ऑप्शन दिया गया है बच्चे को कि जो है वो अब एजुकेशन जो है अपनी मातृभाषा में ले सकता है। तो ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये माना गया है कि उन्हें जो है कोई दूसरी लैंग्वेज सिखाते हैं उस लेवल पे, ठीक है, तो वो क्या होता है उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाता है। इसलिए जो है वो अपनी मातृभाषा में जो है उस सब्जेक्ट को सीख सकता है और समझ सकता है। स्कूल एजुकेशन के लिए था, तो इसमें कुछ पॉइंट जो हैं वो इसमें कवर नहीं हुएंगे, तो वो जो है PIB की आप जो है वहाँ से आप पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको बताए हैं। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हायर एजुकेशन के लिए क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होना चाहिए हायर एजुकेशन में, यानी कि 50% जो है ये बढ़ना चाहिए 2035 तक। तो यहाँ पे ये अगला पॉइंट ये बताया एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है HECI जो है वही जो है अब अकेला जो है इन सभी चीज़ों को देखेगा, हायर एजुकेशन को सिर्फ मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे HECI जो है 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, यानी कि इसके जो 4 जो है वो कौन कौन से पिलर होंगे, वो जो NHERC है वो रेगुलेशन के लिए होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC, वो जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल जो होगा HEGC, वो होगा फंडिंग के लिए, NAC वो होगा एक्रीडिटेशन के लिए। देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन होगा फॉर दोज हु विश टू लीव द कोर्स इन द मिडल। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट जो है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है अपना ग्रेजुएशन करता है, ठीक है, तो 3 या 4 साल का वो होगा, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा 3 या 4 साल तक का। अब मान लीजिए वो फर्स्ट ईयर करने के बाद जो है वो उसे छोड़ना चाहता है उसी वक्त, तो उसे क्या होगा 1 साल बाद जो है उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद जो है फ्यूचर में कभी भी आके जो है वापस से उस कोर्स को या डिग्री को जो है कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। एंड 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा, और अगर वो पूरा करता है 3 या 4 साल का जो भी कोर्स है तो वो होगा उसका डिग्री, ठीक है। तो इस तरह जो है उसे दिया जाएगा और वो जो है अगर छोड़ के वापस से करना चाहता है फ्यूचर में तो वो कर सकता है, ठीक है। चाहे वो 1 साल बाद करने के बाद वो छोड़ता है या 2 साल बाद करने के बाद छोड़ता है, तो वो कभी भी छोड़ के जो है वापस से कर सकता है। तो इसका मतलब यही है कि मल्टीपल एंट्री हो सकती है कभी भी, ठीक है, और मल्टीपल एग्जिट भी हो सकता है कि कहीं भी जो है वो उसे छोड़ सकता है। अब विदाउट MPhil जो है आप डायरेक्ट जो है PhD कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये जो है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 साल बाद जो है करने के बाद छोड़ दिया, ठीक है, किसी कोर्स को बिना कंप्लीट किए, तो उसमें क्या होगा कि 1 साल के जो आपके क्रेडिट्स होंगे वो आपके क्या होंगे डिजी लॉकर्स में बने रहेंगे, ठीक है। तो जब आप वापस से उस कोर्स को करते हैं तो वो क्या होंगे, वो आप उसे जो है कंटिन्यू जोड़ सकते हैं अपने पूरे कोर्स के लिए, तो वो जो है वो यहाँ पे रहते हैं आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। तो वो ये हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट MERU। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्कूल एजुकेशन में कि यहाँ पर भी जो है हायर एजुकेशन में क्या करेंगे आप कि जैसे साइंस स्ट्रीम वाले या कोई भी है अलग अलग फील्ड वाले, तो वो जो हैं अपने दूसरे जो हैं और सब्जेक्ट ले सकते हैं। किसी को सिंगिंग में या म्यूज़िक में या किसी और सब्जेक्ट में जो है रुचि है तो वो जो है उस सब्जेक्ट का चुनाव भी जो है कर सकते हैं अपने कोर्स के अंतर्गत। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।